बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू टुडेस क्लास। इस क्लास में हम लोगों ने बात करनी है फोटोसिंथेसिस के जितने भी रिएक्शंस होते हैं, कौन-कौन से रिएक्शंस होते हैं, फोटोसिंथेसिस को कौन-कौन से फेजेस में डिवाइड किया जाता है, इसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में क्या फ़र्क है, जी स्कीम क्या होती है, केमी ऑस्मोसिस किसे कहा कहा जाता है। तो इन चीज़ों के हवाले से हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, इट इज़ अ रिडॉक्स प्रोसेस जिसमें जो एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा और इस काम को करने में जो एनर्जी इस्तेमाल होगी इट कम्स फ्रॉम सनलाइट। अब जो फोटोसिंथेसिस है ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है। इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। रिडक्शन कैसे होगी? जब वाटर से हाइड्रोजन को निकाल कर कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड किया जाएगा। जब भी किसी चीज़ में हाइड्रोजन ऐड होता है या इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं और उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है, तो इट गेट्स रिड्यूस्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे रिडक्शन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। मीनवाइल वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसमें से हाइड्रोजन को जब रिमूव किया जाता है तो ओवरऑल वाटर के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो रही होती है यहाँ पे। अगर हम फोटोसिंथेसिस के ओवरव्यू की बात करें, ओवरऑल हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के बाहर स्ट्रोमा है, ये तमाम जगह इन्वॉल्व होती हैं इस रिएक्शन के अंदर। और फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारे पास लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दूसरे होते हैं डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए हम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच। इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में इस्तेमाल करके हमने शुगर का मॉलिक्यूल जो है वो बनाना होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस को इन दो फेजेस में, इन दो अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। पहले हम लोग बात करेंगे कि लाइट रिएक्शन किस तरह से कंडक्ट होता है, किस तरह से प्रोसीड करता है, कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा किया जाता है, कैसे लाइट को एब्जॉर्ब करके हम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। देन वी विल गो फॉर द डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। सबसे पहले लाइट रिएक्शन को समझने के लिए, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को समझने के लिए हमें फोटो सिस्टम्स को समझना होगा। देखिए, फोटो सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इस तरह से है कि जब रोशनी आकर एक प्लांट की सरफेस के ऊपर पड़ती है, एक क्लोरोप्लास्ट पे पड़ती है, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर पड़ती है, उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है, अलग अलग एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये तमाम मॉलिक्यूल्स उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके चैनल करते हैं टुवर्ड्स इट्स रिएक्शन सेंटर। तो हमारे पास ओवरऑल फोटो सिस्टम में दो मेन चीजें होती हैं, एक इसके एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं, दूसरा इसका रिएक्शन सेंटर होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लस्टर्स, दे आर कॉल्ड फोटोसिस्टम्स फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स। तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स में सोलर एनर्जी को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करना, यूटिलाइज करना, उसके लिए हमारे पास फोटो सिस्टम्स मौजूद हैं। एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ने ये काम करना है कि इन्होंने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। इसको एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में हमारे पास एक रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और दूसरा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो कि इस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके रिसीव करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चलाएगा, जो कि फोटो सिस्टम के लाइट रिएक्शन के लिए जरूरी होती है। तो फोटो सिस्टम्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइट, वो कॉम्प्लेक्स हैं, वो क्लस्टर्स हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं ताकि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए एटीपी और एनएडीपीएच बनाए जा सकें। अगर हम एंटीना कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं, यानी कि यहाँ पे वो तमाम पिगमेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब करना है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं, वो फिर इस एनर्जी को चैनल करते हैं टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल। अगर रिएक्शन सेंटर की बात करें तो इसमें एक या एक से ज्यादा क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके आगे रिएक्शन को चलाएगा। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं इसमें।
हमारे पास सबसे पहले बात आती है नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। ये पूरे का पूरा जो फिनोमिना है ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है। दो फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 पहले इन्वॉल्व होता है इस रिएक्शन के अंदर, लेकिन इसको फोटो सिस्टम 2 इस वजह से कहा जाता है क्योंकि फोटो सिस्टम 1 वाज डिस्कवर्ड अर्लियर। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस हमें एमसीक्यूज में पूछा जाता है वो ये है कि फोटो सिस्टम 1 को P700 कहा जाता है क्योंकि ये 700 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फोटो सिस्टम 2 को P680 कहा जाता है क्योंकि ये 680 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोटो सिस्टम्स। और ये दोनों मिलकर जो नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन है, जो नॉन साइक्लिक एटीपी फॉर्मेशन है, उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो लाइट रिएक्शन है किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले हमारे पास 680 नैनोमीटर वाली लाइट जो है वो आकर पड़ती है, फोटोन्स है वो आकर फोटो सिस्टम 2 पे पड़ते हैं। फोटो सिस्टम 2 पहले इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, फोटो सिस्टम 1 बाद में इन्वॉल्व होगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। जब हमारे पास फोटो सिस्टम 2 के ऊपर लाइट आकर गिरती है, वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती है। रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। यहां तक हमने एक चीज स्टैब्लिश कर ली कि क्लोरोफिल का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर वहां से चला गया है। अभी फिलहाल हम इसको यहाँ पे पॉज कर देते हैं और हम यहाँ पे ये चीज स्टैब्लिश कर लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। दूसरी बात हम लोगों ने यहाँ पे ये करनी है कि जो क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन गया है उसकी वैकेंसी या उसकी जो वैलेंसी यहाँ पे क्रिएट हुई है, जनरेट हुई है, उसको फुलफिल कैसे किया जाएगा। वो जो वॉइड एक क्रिएट हुआ है उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा। तो वी हैव एन एंजाइम, अ वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करके इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालता है और उस इलेक्ट्रॉन के जरिए क्लोरोफिल के उस वॉइड को कंप्लीट करता है। इन द एंड वी हैव हाइड्रोजन आयंस जो कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पे जो इंटरनल सरफेस होती है उसमें काफी ज्यादा इंक्रीज होते जाते हैं। हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे बनेगी और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला जाएगा। एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जो हाइड्रोजन बनेंगे ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर बनेंगे, बाहर नहीं बनेंगे। ये क्यों मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं हाइड्रोजन्स की वजह से एटीपी जनरेट होगा। तो हमारे पास जो एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ गया। वो इलेक्ट्रॉन कैरियर को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन इस इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ। साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ आर एम्बेडेड इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। अगर हम यहाँ पर एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाएं क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट में सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, ये वाली एक थाइलेकोइड स्ट्रक्चर है इसमें। इस थाइलेकोइड स्ट्रक्चर के अंदर जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होंगे उन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का ये काम होगा कि दे विल ट्रांसफर अ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स इनसाइड। जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होंगे इन्होंने हाइड्रोजन आयन को बाहर से थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफर करना है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जब ट्रांसफर करेंगे तो अब यहाँ पे एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देख रहे हैं। डिक्लाइनिंग ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी। पहले से यहाँ पे हाइड्रोजन काफी ज्यादा मौजूद थे, मजीद हाइड्रोजन को ऐड किया गया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज हो गई और इलेक्ट्रॉन को आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन कैरियर को पकड़ा दिया गया, प्लास्टोसाइनिन को पकड़ा दिया गया। प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ पे खड़ा रहेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेकर वो क्यों खड़ा रहेगा उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। फोटो सिस्टम 1 की तरफ आते हैं। ये याद रखिएगा हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को पॉज किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोसाइनिन के पास मौजूद है। अब फोटो सिस्टम 1 की तरफ आते हैं। फोटो सिस्टम 1 के ऊपर जब 700 नैनोमीटर की लाइट जो है वो फॉल करेगी तो 700 नैनोमीटर की लाइट के फॉल करने की वजह से यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। वो इलेक्ट्रॉन जो होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला गया और यहाँ पर जो वॉइड जनरेट हुआ उसको फिल करने के लिए पीछे से प्लास्टोसाइनिन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है। वो इस इलेक्ट्रॉन के वॉइड को फिल कर देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा। और जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर फोटो सिस्टम 1 से इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आया, इट विल बी प्रोवाइडेड टू फेरिडोक्सिन।
फेरिडॉक्सिन रिडक्शन एंजाइम होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को फेरिडॉक्सिन पे ट्रांसफर करेगा। फेरिडॉक्सिन एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें आयरन मौजूद होता है और ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है। एनीवेज, फेरिडॉक्सिन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां से NADP रिडक्टेज उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, NADP के साथ ऐड करेगा इन हाइड्रोजन आयंस को और NADPH बनेगा। दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो स्ट्रोमा होता है, बाहर वाला सरफेस एरिया होता है, यहाँ पर NADPH बन रहा है। लेकिन फोस्फोराइलेशन का तो मतलब था कि हमारे पास ATP बनेगा, वो तो अभी तक बना नहीं। वो अभी तक क्यों नहीं बना? क्योंकि देखें, जो हाइड्रोजन के आयंस यहाँ पर ऐड हो रहे थे, यहाँ पे जमा होते जा रहे थे, हाइड्रोजन के आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन के आयंस जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, दे विल गो आउटसाइड थ्रू अ प्रोटीन नोन एज ATP सिंथेज। ATP सिंथेज से जब वो बाहर निकलेंगे तो स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास मजीद ATP के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो स्ट्रोमा में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनने, NADPH भी स्ट्रोमा में बनेगा और ATP भी स्ट्रोमा में बनेगा। अगर आप ओवरऑल इस स्कीम को देखते हैं तो ये एक Z शेप स्कीम जो है वो बनती है, एक Z शेप स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास। इस नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन को हम Z स्कीम भी कहते हैं। और इसमें जब ATP यहाँ से ATP सिंथेज के जरिए बाहर हाइड्रोजन के बाहर निकलने से जब बनते हैं, उस फिनोमिना को हम एक दफा दोबारा पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा आगे जाके। पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइक्लिक फोस्फोराइलेशन की। देखिए, लाइट रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स बनने हैं, दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनने हैं, NADPH और ATP। समटाइम्स NADPH की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। NADPH के बनने को रोकना होता है, तो NADPH के बनने को रोकने के लिए नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन को स्टॉप करके साइक्लिक फोस्फोराइलेशन स्टार्ट की जाती है कि जब ATP की कंसेंट्रेशन जो है वो बहुत डिक्रीज होगी, लो होगी NADP की निस्बत, तो यहाँ पे साइक्लिक फोस्फोराइलेशन के जरिए सिर्फ और सिर्फ ATP का मॉलिक्यूल जनरेट किया जाएगा और इसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। फोटोसिस्टम 1 कैसे इन्वॉल्व होता है? जब सनलाइट आके फोटोसिस्टम 1 के ऊपर फॉल करती है, रिएक्शन सेंटर से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, क्योंकि साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में एक साइकिल जब कंप्लीट होती है तो दो ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को फेरिडॉक्सिन को ट्रांसफर किया। नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में फेरिडॉक्सिन से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे जाता है NADP रिडक्टेज की तरफ। अगर हमारे पास होती है नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, लेकिन क्योंकि ये साइक्लिक फोस्फोराइलेशन है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फेरिडॉक्सिन से ट्रांसफर किया जाएगा प्लास्टोक्विनोन को। अगर आप एक दफा वापस जाके देखेंगे तो प्लास्टोक्विनोन वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रहा था और इसने वापस ला के इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड फोटोसिस्टम 1 को ही करना है। तो प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दिया गया, प्लास्टोक्विनोन ने वापस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन दिया। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ। ये दोनों एक एक हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, और वो जो हाइड्रोजन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ऐड हो रहे हैं उनकी वजह से, हर एक हाइड्रोजन की वजह से एक ATP का मॉलिक्यूल बनेगा। देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोसायनिन को दे देगा जो कि इस वॉइड को फिल कर देगा। तो ये जो साइक्लिक फॉर्मेशन है ये चलती रहेगी, इसमें हमें पानी के मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं होती, इसमें हमें फोटोसिस्टम 2 की ज़रूरत नहीं होती। साइक्लिक फोस्फोराइलेशन तब स्टार्ट की जाती है जब ATP की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है लेकिन NADPH हमारे पास मौजूद होते हैं, तब साइक्लिक फोस्फोराइलेशन जो है वो स्टार्ट की जाती है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन दोनों समझ आ जाएंगी। फोटोसिस्टम 2, इसके ऊपर लाइट आके फॉल करती है, 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को दे देता है। प्लास्टोक्विनोन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम बी एंड एफ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को देगा जो कि हाइड्रोजन को बाहर से अंदर ट्रांसफर करेंगे। मीनवाइल जो वाटर को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम था उसने पानी के मॉलिक्यूल को तोड़कर यहाँ पर भी हाइड्रोजन बना दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन थी थाइलेकोइड की इंटरनल स्पेस में, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती गई।
और जो इलेक्ट्रॉन था वो प्लास्टोसायनिन को आगे प्रोवाइड कर दिया गया। फोटो सिस्टम 1 के ऊपर जो लाइट एनर्जी आगे फॉल करेगी, फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फेरिडॉक्सिन को, वहां से NADP रिडक्टेज और NADPH बन गया। यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 का जो वर्ड क्रिएट हुआ था, इलेक्ट्रॉन खाली हुआ था, प्लास्टोसायनिन से वो इलेक्ट्रॉन वहां पे चला गया। और अब हमारे पास यहाँ पे NADPH मौजूद है इनसाइड द स्ट्रोमा। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही थी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को यहाँ से डिक्रीज करने के लिए हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। हाई कंसंट्रेशन से हाइड्रोजन जो होंगे अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे थ्रू एन एंजाइम जिसका नाम है ATP सिंथेज। जब हाई स्पीड हाइड्रोजन यहाँ से मूव करते हैं, उनकी स्पीड को यूटिलाइज करते हुए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है, तो एक ATP बनता है हमारे पास। अब ये वाला फिनोमिना नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन है। नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन के जरिए हमारे पास दो चीजें बनी, NADPH और ATP। अगर हम यहीं पर साइक्लिक फोस्फोराइलेशन को अगर देखें, जस्ट होल्ड ऑन, अगर हम यहीं पे साइक्लिक फोस्फोराइलेशन को देखें तो साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे हम जो है इसको जब फोटो सिस्टम 1 के ऊपर लाइट एनर्जी आकर फॉल करती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, फेरिडॉक्सिन के पास चला जाता है। फेरिडॉक्सिन से वो इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज में जाने की बजाय वापस आता है प्लास्टोक्विनोन के पास। और यहाँ से ये जो फिनोमिना है ये वैसे चलता जाएगा, हाइड्रोजन अंदर आएंगे और इन हाइड्रोजन्स की वजह से यहाँ से ATP बनते जाएंगे। तो दैट इज वाई जो साइक्लिक फोस्फोराइलेशन होती है उसमें फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व नहीं होता। तो केमियोस्मोसिस में क्या होता है, द प्रोसेस दैट यूजेस मेम्ब्रेन टू कपल रिडॉक्स रिएक्शन टू ATP प्रोडक्शन। देखिए ओस्मोसिस आप लोगों ने पढ़ा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो वो एक ओस्मोसिस का फिनोमेना कहलाता है थ्रू पार्शियली परमेएबल मेम्ब्रेन, जब ये ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब यहाँ पर एक केमिकल आयन है जो कि ओस्मोसिस के जरिए मूव कर रहा है, वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है थ्रू अ पार्शियली परमेएबल मेम्ब्रेन, और इसके नतीजे में हमारे पास ATP जनरेट होते हैं। Electron transport chain pumps hydrogen across the membrane of thylakoid in case of photosynthesis into the thylakoid space। तो वही वाली बात हम लोगों ने देखी थी कि थाइलेकोइड के इंटीरियर पे हमारे पास काफी ज्यादा हाइड्रोजन आ गए, इसकी जो पीएच है वो डिक्रीज हो गई है। स्ट्रोमा की पीएच काफी ज्यादा है, यानी कि वहां पे जो हाइड्रोजन के आयंस है वो कम है। The energy used for this pumping comes from the electrons moving through the electron transport chain। यानी कि जब लाइट एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया गया था, उस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके थाइलेकोइड के इंटीरियर स्पेस में हाइड्रोजन के आयंस को बढ़ाया जाएगा। This energy is transformed into potential energy stored in the form of hydrogen ion gradient across the membrane, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इनसाइड हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट ज्यादा होगा, बाहर कम होगा। Hydrogen ions move down their concentration gradient through special complexes called ATP synthase। जब वो ATP synthase में से गुजरेंगे तो इनकी जो एनर्जी होगी, इसको इस्तेमाल किया जाएगा, इनको आपस में कपल करके ATP बना दिया जाएगा। During this diffusion hydrogen ion, the energy of electrons is used to make ATP। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास केमियोस्मोसिस के जरिए ATP बनते हैं। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, तो NADP रिडक्टेज वो एंजाइम है जो फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन को लेकर NADP को दे देता है और NADPH बनाता है। तो NADP हमारे पास फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का। वाटर स्प्लिट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन या ऑन, जो हमारे पास पानी होता है वो फोटोसिंथेसिस में कहाँ पे स्प्लिट होता है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के इंटीरियर सरफेस पे नियर फोटो सिस्टम 2 स्प्लिट होता है। NADP रिडक्टेज ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, NADP रिडक्टेज ने इलेक्ट्रॉन्स को आयरन कंटेनिंग प्रोटीन फेरिडॉक्सिन से NADP पे ट्रांसफर करना है ताकि वो NADPH में कन्वर्ट हो सके। तो हमारे पास फेरिडॉक्सिन से NADP में ट्रांसफर करता है। Which statement is not true about non-cyclic electron pathway? स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। It absorbs photons into PS1, ये तो ट्रू है।
तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इट इज अ लॉन्ग पाथवे, पाथवे तो ये लॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं है। इट प्रोड्यूसेस एटीपी, नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन एटीपी प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ये इसमें नहीं होती, ये होती है डार्क रिएक्शन में। तो दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। NADPH2 is produced in photosynthesis during देखिए फोटोसिंथेसिस में हमारे पास दो पाथवेज होते हैं, एक जी स्कीम जिसको हम नॉन साइक्लिक पाथवे भी कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन भी कहते हैं, दूसरा साइक्लिक फोस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में जो है सिर्फ और सिर्फ ATP प्रोड्यूस होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन जो है इसमें NADPH2 प्रोड्यूस होते हैं। Z scheme is another name used for non-cyclic photophosphorylation. Photosystem 1 is named as it was discovered earlier than PS2, photosystem 2, क्योंकि फोटोसिस्टम 1 जो है वो पहले डिस्कवर हुआ था, हालांकि ये बाद में इस्तेमाल होता है लेकिन ये पहले डिस्कवर हुआ था, दैट इज वाई इसको फोटोसिस्टम 1 का नाम दिया जाता है। फोटोसिस्टम 2 हैज अ रिएक्शन सेंटर जो कि P680 है, इसने 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करना है। फोटोसिस्टम 1 होता है P700 जो कि 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ड्यूरिंग साइक्लिक फोस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में फोटोसिस्टम 1 इस्तेमाल होता है, इसके अलावा फोटोसिस्टम 2 इस्तेमाल नहीं होता, बाकी तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो फोटोसिस्टम 1 इस्तेमाल होगा, यस। फेरिडॉक्सिन भी इस्तेमाल होगी, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी इस्तेमाल होंगे, फोटोसिस्टम 2 इस्तेमाल नहीं होगा, तो दैट इज द राइट आंसर।